बड़ा से पेट्रोलियम का भंडार था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। उसके पास आप समझ सकते हो कि पेट्रोलियम ईंधन बहुत ज़्यादा था। तो वो जानता था कि जर्मनी कम से कम जो ईंधन के मामले में तो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भंडार रूस पर अगर हम कब्ज़ा कर लेंगे, तो जर्मनी के पास एक बहुत बड़ा संसाधन आ जाएगा। सबसे तार्किक रिएक्शन यही लगती है कि उसने सोवियत रूस पर आक्रमण क्यों किया था? हालाँकि आक्रमण किया, आगे चलकर सिद्ध हुआ कि उससे गलती हुई। यही गलती 130 वर्ष पहले हिटलर ने दोहराई थी। तो शायद मैंने, क्योंकि आप लोगों को इतना डेप्थ में पढ़ना तो नहीं था, क्योंकि ऑस्लो तो नहीं था, तो हो सकता है मैंने इस घटना को अवॉइड किया हो। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँ कि 130 ईयर्स पहले हिटलर के विषय में कहा जाता है कि हिटलर ने वही गलती की थी। वहाँ ब्रिटेन अभी भी अविजित था, हारा हुआ नहीं था, जीता हुआ था। मतलब ब्रिटेन अभी भी स्वतंत्र और पावरफुल था, लेकिन तभी हिटलर ब्रिटेन को छोड़कर इधर सोवियत रूस के विनाशकारी अभियान पर निकल गया था। वही काम जर्मनी ने, यानी हिटलर ने किया। उसमें नेपोलियन ने यह गलती की थी 130 वर्ष पहले, और दूसरे 130 वर्ष बाद हिटलर ने वही गलती की। अब वो फँस गया। चलिए, अब इधर क्या हो रहा है कि उधर संयुक्त राज्य अमेरिका को ब्रिटेन बार-बार अपील कर रहा था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में आने से पहले आप याद करिए कि प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल होने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन ने एक डॉक्ट्रिन दिया था। हालाँकि शामिल होने के बाद, लेकिन उसी समय वो डॉक्ट्रिन था विल्सन का 14 सूत्रीय कार्यक्रम, याद होगा। इस बार रूजवेल्ट महोदय युद्ध में अभी तक शामिल नहीं हुए, परंतु संभवतः जुलाई या अगस्त के मंथ में युद्ध में शामिल हुए हैं वो दिसंबर में, जब उस तरह की परिस्थितियां आई। लेकिन जुलाई अथवा अगस्त में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के साथ अटलांटिक महासागर में एक जहाज पर बैठकर उन्होंने वार्ता की, एक शिप में। आपको आगे भी चर्चा मिलेगी, और वैसे भी आप अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर पढ़ना है या कहीं भी जाना है, तो मुझे लगता है कि अटलांटिक चार्टर की समझ आपको जरूर होनी चाहिए। तो आपने अटलांटिक चार्टर का नाम सुना होगा। 1941 में उसने पहले अटलांटिक चार्टर पर चर्चिल के साथ हस्ताक्षर किए। अब आपके मन में जिज्ञासा यह होगी कि अटलांटिक चार्टर में था क्या? उस अटलांटिक चार्टर में यह था कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड शुड बी गिवन द राइट टू सेल्फ जजमेंट। राइट टू सेल्फ जजमेंट, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या निकलता है? आप लोग भी उलझ जाएंगे। आत्मनिर्णय, हालांकि मैं पीछे भी आत्मनिर्णय के बारे में बता चुका हूं। मतलब कि जो विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं, उनको स्वतंत्रता मिले और वो स्वतंत्र रूप में अपनी सरकार को गठित कर सके। इसका मतलब है कि अटलांटिक चार्टर उपनिवेशवाद का खात्मा करने का वादा कर रहा है। और चर्चिल जो दुनिया के सबसे बड़े उपनिवेश पर जिसका शासन चल रहा है, वह अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसके साथ प्रॉमिस कर रहा है कि हम भी अपना उपनिवेश छोड़ देंगे। अब ऐसी कितनी बड़ी मजबूरी ब्रिटेन और मिस्टर चर्चिल के पास रही होगी, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। अब ब्रिटेन ही खतरे में है, तो आखिर उसे कुछ ना कुछ वादा तो करना पड़ेगा, जो उसने किया अटलांटिक चार्टर। तो तुम देखते हो कि अटलांटिक चार्टर के विषय में कहा जाता है कि उपनिवेशवाद की समाप्ति का एजेंडा है। इट बिकेम अ डेथ नेल टू कॉलोनियलिज्म इन द वर्ल्ड। अब देखो, मैंने तो पहले ही कहा कि चीजों को ब्लैक व्हाइट में नहीं देखना। अगर आप एलिमेंट्री नॉलेज के लेवल पर रहोगे, तो चीजों को ब्लैक व्हाइट में देखोगे। अगर ऐसा है तो ऐसा है, या फिर ऐसा है तो ऐसा है। लेकिन नहीं, चीजें उतनी सिंपल नहीं होती। अगर चीजों को क्रिटिकली देखोगे, तो आपको प्याज के छिलके की तरह एक से दूसरे का अर्थ निकलता चला जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता कि अटलांटिक चार्टर के भी दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक है ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब है जो ऊपर के तौर पर जो व्यक्त होता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है जिसको कहते हैं कोवर्ट ऑब्जेक्टिव। कोवर्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपना प्रचार करना चाहता है, अपना प्रोपेगेंडा करना चाहता है, अपने फेवर में यह सिद्ध करना चाहता है कि हम ऐसे हैं, हम इतने पावरफुल हैं। तो और वह यह भी सिद्ध करना चाहता है कि हम दुनिया में जितने भी उपनिवेश के लोग हैं, उसके सिंपैथाइजर हैं, उससे सहानुभूति रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का तो हमेशा से यह प्रोपेगेंडा रहा है कि भाई हम पहले उपनिवेश हैं जो आजाद हुए, इसलिए हम आप लोगों को भी आजाद कराना चाहते हैं, क्योंकि हम जस्ट आपके बड़े भाई की तरह। इस प्रकार से वो उपनिवेश के लोगों को अपने पीछे, या आप कह सकते हो कि दुनिया में अपनी मानव अधिकार और स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता के प्रति अमेरिकी लोगों की प्रतिबद्धता दिखाकर दुनिया में अपनी पहचान, उसमें तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट नहीं था। सॉफ्ट पावर समझते होंगे। सॉफ्ट पावर का मतलब है जब आप अपने विचारों के प्रभाव से दुनिया को प्रभावित करते हो, न कि हथियारों के दबाव से, तो सॉफ्ट पावर हुआ। और अगर हथियारों के दबाव से करते हो, तो हार्ड पावर हुआ। चीन हार्ड पावर बड़ा है, तो इंडिया सॉफ्ट पावर बड़ा है। तो इस प्रकार से उसने एक तरह से इम्प्रेस किया। लेकिन उसके पीछे उसका हिडन एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा यह है कि वो देखता है कि यार, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तक संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, सबसे बड़ा निर्यातक था, तो उसको तो सबसे बड़ा बाजार चाहिए। और उसने देखा कि चारों तरफ के यूरोपीय जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, वो चारों तरफ बाजार पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उपनिवेश बनाकर बैठे हुए हैं। तो उपनिवेश तो उनकी मुट्ठी में है, तो वहां पर तो हमारी वस्तुएं खुलकर पहुंचने नहीं देंगे। तो अगर ये उपनिवेश मुक्त हो गए, तो हमें कितना फायदा? अगर उपनिवेश मुक्त होंगे, तो हम आसानी से उपनिवेश तक पहुंच सकेंगे और अपने बाजार के रूप में विकसित कर सकेंगे। तो यह भी इसका एक है। लेकिन ये अटलांटिक चार्टर का आप देखोगे कि आगे चलकर धज्जियां उठती हैं। एक तो वही चर्चिल जो 1941 में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करता है, 1945 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद बड़ी ही निर्लजतापूर्वक वो अपना वक्तव्य देता है कि आई हैव नॉट बीन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द आई हैव नॉट बीन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं
ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन की अध्यक्षता करने के लिए क्राउन का प्रथम मंत्री नहीं बना, मतलब मैं अपने उपदेश को नहीं छोड़ूंगा। तो भाई दूसरा लोगों ने ये अटलांटिक चार्टर पर आपने हस्ताक्षर किया, तो उसने कहा अटलांटिक चार्टर हमारे उपदेश के बारे में थोड़ा था। अटलांटिक चार्टर तो जर्मनी, इटली और जापान के उपदेशों के संदर्भ में था, उन्हें मुक्ति देनी है, हमारे उपदेश के संदर्भ में नहीं था, उनको ये। और यही रूजवेल्ट महोदय, हालांकि रूजवेल्ट और रूजवेल्ट से ज्यादा उनके उत्तराधिकारी ट्रूमैन, क्योंकि जब आगे मैं आपको शीत युद्ध से परिचित कराऊंगा तो ये कहते हैं कि दुनिया में लोगों को स्वतंत्रता मिले, और जब स्वतंत्रता का आंदोलन कहीं शुरू होता तो ये पहले यह देखते अमेरिकी लोग कि कौन पार्टी लीड कर रही है, कौन पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है। अगर वो पार्टी प्रजातांत्रिक उदारवादी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है भारत में या इंडोनेशिया में डॉक्टर सुकर्नो की पार्टी है, तब तो उनका बड़ा ही सहयोगात्मक रुख रहता है। लेकिन जिस समय उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि इसे नेतृत्व जो दे रहा है, जो पार्टी दे रही है, वह पार्टी साम्यवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उनकी दृष्टि वक्र हो जाती है और वे उसका जी जान से विरोध करते। क्या है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने ही एजेंडे को बदल डाला। बात की थी अटलांटिक चार्टर में मानव स्वतंत्रता की, लेकिन जब स्वयं उसके अपने उपनिवेश को मुक्त करने की बात आई, स्वयं जब बात आई मानव की स्वतंत्रता को मुहैया कराने की, तो वह यह देखना शुरू कर दिया कि कहीं कोई साम्यवादी सरकार तो गठित नहीं हो रही है। इसी पर किसी आलोचक ने कहा कि कहीं ना कहीं शीत युद्ध ने अटलांटिक चार्टर की जो एजेंडा है उसको प्रदूषित कर दिया, मतलब वो पवित्र नहीं रह गया, वो बस थियरी में रह गया, सिद्धांत में रह गया, व्यवहार में स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका उल्लंघन किया। हालांकि अगर आपको मैं कहूँ क्या विल्सन के 1400 की कार्यक्रम और 1941 के अटलांटिक चार्टर की तुलना करें तो आपका क्या उत्तर होगा? जाहिर है कि जो विल्सन के 1400 की कार्यक्रम है उसमें जिस स्वतंत्रता की बात की गई थी वह स्वतंत्रता केवल यूरोप के संदर्भ में थी, लेकिन अटलांटिक चार्टर जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा है वह स्वतंत्रता पूरे मानव समुदाय के संदर्भ में और वैश्विक संदर्भ में। तो दोनों के अंदाज और दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अब इस पहलू को आप देखते हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और फिर विश्व जब 1941 में अटलांटिक चार्टर दिया, तभी अब एक घटना होने वाली है, क्योंकि मैं आपको साउथ ईस्ट एशिया का मैप नहीं दिखा सकता, वो मैप मैंने रख नहीं पाया। तो आप लोग खुद देख सकते हैं एशिया पैसिफिक रीजन, देखिए इसको इंडो पैसिफिक कहा जाता है, वहाँ पर जाए तो आपको जापान का लोकेशन दिख जाएगा, ये दिख रहा है। और आप यूट्यूब पर आप नेट पर जाना तो आपको वहाँ पर फिगर के साथ इमेज पर जाना, तो वहाँ पर आपको एक प्लेस दिखाएंगे, वो है पर्ल हार्बर, जो अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था। आप देखोगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब क्या है कि इटली तो जर्मनी के साथ हो गया था, परंतु अभी भी जापान प्रतीक्षारत था। जापान अभी एक्शन में नहीं आया, जापान प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, आप कहोगे पर्ल हार्बर का नाम आपने सुना होगा, या अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। पर्ल हार्बर क्या था? उसका एक सैनिक अड्डा था। सैनिक मतलब अड्डा ने, उसमें आप कह सकते हो कि उसमें उसके महत्वपूर्ण युद्धपोत रखे हुए थे, महत्वपूर्ण जहाज रखे हुए थे, मतलब एक तरह से वो डॉकयार्ड था जिसमें बहुत सारे लड़ाकू जहाज थे और उसके युद्धपोत थे। तो जापान की खुफिया एजेंसी ने सूचना दे रखी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी ताकत पर्ल हार्बर है, उसको तोड़ दोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका कमजोर हो जाएगा। तो जैसे 9/11 की घटना हुई है, आप देखते हो जिसमें वो जो तालिबानियों का हमला हुआ है और अल-कायदा का जो अटैक हुआ है, उस अल-कायदा के अटैक की तरह ही वहाँ पर सीधा जापानियों ने अचानक से पर्ल हार्बर पर एक विमानों का झुंड भेजकर, एक विमानों का समूह भेजकर पूरा ध्वस्त कर दिया उसके सारी जहाज़ों को। संयुक्त अमेरिका तो तिलमिला उठा, तो एक तरह से उसके लिए ब्लैक डे थे। और उसी के तहत घटना है 7 दिसंबर 1941 7 दिसंबर 1941 और फिर उसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में घुस गया। अब क्या है कि अब देखो, एक गलती तो जर्मनी ने की थी, अब जापान चूंकि रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का एक अंग था, तो जापान का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मतलब ही था, जापान का संयुक्त राज्य अमेरिका पर अटैक करने का मतलब ही था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में, इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो तक 10 सीटर था, टू बी और नॉट टू बी युद्ध को जाऊं या ना जाऊं सोच रहा था, अब तो उसमें कोई दुविधा ही नहीं थी, संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हुए। अब देखिए इसमें एक गलती फिर जर्मनी ने कर, जैसे जब जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर अटैक किया, तो यह जो युद्ध था वो बेसिकली जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध ही मुख्य रूप से रह गया, क्योंकि उसने एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका पर तो आक्रमण किया, लेकिन सोवियत रूस के विरुद्ध जापान ने युद्ध की घोषणा की। उधर देखिए, उधर क्या है कि उधर है वो इतना उत्साहित हो गया जापान के इस आक्रमण से कि उसने अपनी तरफ से उत्साहपूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ये तो नाहक हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के टारगेट में आ गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा था कि सबका मुखिया जर्मनी है, जर्मनी अगर पिटेगा तो सबकी जो उत्साह है वो ठंडे पड़ जाएंगे। तो उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को यह कहा भी कि आप घबराए नहीं, हमारा पहला निशाना जर्मनी होगा और फिर दूसरा निशाना जापान। हम पहला निशाना, उसका कहना था, हम जर्मनी को बनाएंगे और फिर हम दूसरा निशाना जापान को। उसने पूरी तैयारी शुरू कर दी। उसके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस थे, उसने बहुत सारे इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाने वाले, बहुत सारे वेपन्स बनाने वाले, हथियार बनाने वाले, बहुत सारी नई नई फैक्ट्रियां स्थापित कर दी और बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट ने हवाई जहाज का उत्पादन करने लगा, लड़ाकू युद्धपोत का उत्पादन करने लगा और बड़ी हथियारों का जखीरा खड़ा किया। और अपने मित्र राष्ट्रों को वह लैंड लीज एग्रीमेंट के आधार पर देने लगा, मतलब ले जाइए, जब पैसे होंगे तो आप ले जाइए।
मतलब इतनी बड़ी अजब की जर्मनी ने उसका मजाक उड़ाया संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। हिटलर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्या उत्पादन कर सकता है, या तो वह सेफ्टी रेजर का उत्पादन कर सकता है, या फिर आइस बॉल का, मतलब एक जो आप कहते हैं सेविंग करने वाली जो ब्लेड होती है, या तो उसका उत्पादन कर सकता है, नहीं तो आइस बॉल का मतलब जो आइसक्रीम आप खाते हैं उसका उत्पादन कर सकता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतना सारा उत्पादन करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि अब युद्ध का डायरेक्शन मुख्य रूप से एशिया पैसिफिक की तरफ आने लगा, क्योंकि जापान को इतनी तैयारी कर रखी थी जापान ने कि शुरू में दक्षिण पूर्व एशिया से सभी साम्राज्यवादी शक्तियों को भगा चुका। आप याद करिए कि फिलीपींस से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटना पड़ा, जिस पर जापान ने कब्जा कर लिया। फिर वियतनाम से फ्रांस तो पहले ही जीता जा चुका था जर्मनी के द्वारा, यहाँ वियतनाम से उसको भागना पड़ा जापान के हाथों, उसके जो अधिकारी हैं। इधर हॉलैंड भी जीता जा चुका था जर्मनी के हाथों, उधर उसकी कॉलोनी जो इंडोनेशिया थी वह जापानियों के हाथों पड़ गई और जापानियों ने उस पर कब्जा कर लिया। इतना तक कि ब्रिटिश को भी मलेशिया और सिंगापुर से भागना, जिसमें बहुत सारे भारतीय वहाँ फंस गए थे, तो मलेशिया और सिंगापुर से ब्रिटिश को भागना पड़ा। तो सारे साम्राज्यवादी शक्तियों को उसने वहाँ से खदेड़ दिया। बड़ी सफलता जापान को आरंभ मिली। इसमें एक तरह से इधर अटलांटिक में अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जर्मनी पर अब अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग शुरू की। कारपेट बॉम्बिंग में क्या होता है कि एक ही साथ बहुत सारे जहाज वन बाय वन बॉम्ब गिराते हुए जाते हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे संसाधन नष्ट हो जाते हैं। जो उद्योग हैं, खनन है, सभी क्षेत्र नष्ट होते चले जाते हैं। तो उसमें संबंधित जो राष्ट्र है वो घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कारपेट बॉम्बिंग शुरू की। इसमें थोड़ा सा जब जिस समय पूरे यूरोप को लगभग जीत चुका था एक्सेप्ट ब्रिटेन, तो जब अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग शुरू की तो हिटलर ने बड़ा ही एरोगेंटली, बड़ा ही घमंड से घोषित किया कि हमारा फोर्ट्रेस यूरोप, फोर्ट्रेस यूरोप का है कि अरे ये तो हमारा यूरोपीय किला है, हम ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसको जवाबी हमला उस पर किया कि आपका ऐसा किला है, ऐसा ऐसा आपका कमजोर किला है कि जिसमें छत ही नहीं है, हम जब भी चाहते हैं पहुंच जाते हैं, मतलब कि हम एयर अटैक आप पर एयर अटैक हम किसी समय कर सकते हैं। एक्चुअली उसमें यूएसए के पास एक बॉम्ब बरसक था, जो बॉम्ब चलाने वाला जिसको आप कहते हो बॉम्ब बरसक, वो बॉम्ब बरसक का नाम था B2, बाद में लेटेस्ट B52 है, लेकिन वो B2 बॉम्ब बरसक था। तो उस B2 का उपयोग करके उसने इस पर हमला करके इसको ये किया। फिर आगे क्या होता है कि इधर से सोवियत रशिया से जर्मनी हारने लगे, पराजित होगा, और उधर से तुम देखोगे ब्रिटेन और अमेरिका उधर एक दूसरा मोर्चा फ्रांस में खोलेंगे, और फिर फ्रांस को आज़ाद करते हुए इधर से जर्मनी की तरफ बढ़ेंगे। उधर से सोवियत रूस इन पूर्वी सोवियत रूस से भी जर्मनी पीछे हटने लगेगा, क्योंकि उसके संसाधन दो भागों में बट गए। और जब दो महाशक्तियों के संसाधन आपस में मिल गए, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो जर्मनी कैसे अकेले दम पर इतना अधिक मुकाबला कर सकता था, आप समझ सकते हो। अंत में क्या हुआ कि जर्मनी को फाइनली वहां पर घुटने टेकने पड़े, और हिटलर एक बंकर में बैठकर ऑपरेशन कर रहा था। तो जब बंकर में बैठकर ऑपरेशन कर रहा था, उसी बंकर में उसका जब देखा कि भाई अब बर्लिन में जब सेना पहुंच गई, तो हिटलर ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। इटली पहले ही समर्पण कर चुका था। इटली को समर्पण करने की वजह यह हुई थी कि इटली देखो, एक्चुअली मुसोलिनी इटली का प्राइम मिनिस्टर था, आपको याद होगा, लेकिन इटली का किंग कौन था? विक्टर इमैनुअल द सेकेंड। तो विक्टर इमैनुअल द सेकेंड इटली का किंग था, सॉरी विक्टर इमैनुअल द थर्ड। तो एक तरह से मोनार्क वहाँ पहले से ही था, और चूंकि मुसोलिनी के इस युद्ध के कारण इटली को काफी नुकसान होने लगा, तो धीरे धीरे इटली के विरुद्ध एक तरह से असंतोष पनपने लगा मुसोलिनी के विरुद्ध। तो मुसोलिनी के विरुद्ध जब असंतोष पनपने लगा, तो उसी में उसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और मुसोलिनी की सरकार गिर गई। लोगों ने मुसोलिनी को गिरफ्तार करके जेल खाने में डाला, तो मुसोलिनी उसका तो बंदी बन गया। लेकिन हिटलर उसमें हिम्मत नहीं हारी, उसमें हिटलर जीवित था। ये 43 की बात है, मतलब जर्मनी उसमें बहुत एक्टिव और पावरफुल था। तो हिटलर ने अपने कमांडोज भेजे, जो कमांडोज एयरक्राफ्ट से आया और जेल में उतर कर, और मुसोलिनी को फिर एक बार उसी एयरक्राफ्ट से लेते हुए वहाँ से बर्लिन चला गया, और इस तरह से रेस्क्यू कर लिया मुसोलिनी को हिटलर ने। और फिर दोबारा वह हिटलर की सहायता से मुसोलिनी को इटली में पुनर्स्थापित करवाया, परंतु फिर एक बार क्रांति हुई, लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, और इस बार लोगों ने चांस नहीं दिया, उसे गोली मार, तो मुसोलिनी का डेथ हो गया। मुसोलिनी के डेथ के बाद इटली तो फ्री हो गया उससे। तो इटली की सरकार ने अब मित्र राष्ट्रों से युद्ध करना मुनासिब नहीं समझा, उसने समर्थन किया। जर्मनी में हिटलर को 1944 के अंत में चलकर उसको आप समझते 1945 के आरंभ में कर सकते हो, उसको सुसाइड किया, और जर्मनी भी एक तरह से घुटने टेक दिया। अब बच गए जापान की बारी। जापान अपने दम पर युद्ध लड़ा, और अब सोवियत रूस स्वतंत्र हो चुका था, क्योंकि सोवियत रूस का तो वॉर समाप्त हो चुका था, जर्मनी हार चुका था, और जापान ने तो उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की नहीं थी, तो सोवियत रूस और जापान के बीच कोई जंग नहीं था। संयुक्त अमेरिका खुद युद्ध कर रहा था। अब संयुक्त अमेरिका अपने आप को, तो रूजवेल्ट तो थोड़ा सा सॉफ्ट लाइनर था, लेकिन उसका डेथ जब अप्रैल 1945 में हुआ, तो उसका उत्तराधिकारी ट्रूमैन बना, वो हार्ड लाइनर। अब उसी ने परमाणु हथियार का उपयोग कर दिया। हालांकि इंटेलिजेंस का इन्फॉर्मेशन है, आज भी इस बात की आलोचना संयुक्त अमेरिका के लिए होती है कि संयुक्त अमेरिका ने इतनी हार्श कदम क्यों उठाया, इतनी गंभीर कदम क्यों उठाया। क्योंकि एक बात यह कही जाती है कि आखिरकार अब वैसे भी जापान के संसाधन लगभग समाप्त हो चुके थे, और जापान घुटने टेकने ही वाला था, तो उसके लिए इतना हार्श मेजर उठाने की जरूरत क्यों, कि पूरी दुनिया समय रह गई, और उसके दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु हथियार गिराए गए। 15 अगस्त को जापान ने समर्पण कर दिया, दूसरे से द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ, और वन बाई वन धीरे धीरे सारी शक्तियां हार गई। तो यह हुई इसकी कहानी। इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन, हालांकि ऑप्शन में पूछा है 2020 में, लेकिन ऑप्शन का 20% क्वेश्चन में इस कैटेगरी में पाता हूँ, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन का जब अन्वेषण करता हूँ, उस पर शोध करता हूँ, तो पाता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर निकल आते हैं जो
जनरल स्टडीज़ के लिए उपयोगी हो सकते हैं या जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अब पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए फॉर्म कर दे रहा हूँ, इस पर मैं कुछ आपको डिक्टेशन भी दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन में वही क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो मैं कंटेंट में दिया होता हूँ और जो मैं डिस्कस कर दिया होता हूँ। तो मैं मान कर चलता हूँ कि उतना आप लोग अपनी कलम चलाएँगे तो लिख पाएँगे, उतना आपको करना भी चाहिए। आप अगर 100% मुझ पर निर्भर हो जाओगे तो फिर आप सेल्फ रिलायंट, मतलब आप निर्भर नहीं बन पाओगे, कभी उत्तर नहीं लिख पाओगे। उत्तर लिखने का आप हमेशा प्रयास करो। यह आप मत कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन का आंसर सर करके दें, फिर आपको दिक्कत क्या होगी कि आपका प्रैक्टिस वर्क नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ डू द प्रैक्टिस वर्क, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं फॉर्म करता हूँ, है कि यह मानना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित है, उचित है विद्युत, द्वितीय विद्युत, द्वितीय विश्व युद्ध अब तक का, अब तक का सबसे विध्वंसक युद्ध था, सबसे विध्वंसक युद्ध था, सबसे विध्वंसक युद्ध था। देखो इस प्रश्न में थोड़ी दुविधा है, जैसे होता है कि जब वह क्वेश्चन के 10 पार्ट को देते हैं तो क्वेश्चन के 10 पार्ट से हम अनुमान लगाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर की दिशा क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आर्गुमेंटेटिव प्रश्न होता है, जैसे आर्गुमेंटेटिव दिख रहा है तो उसमें हम उस स्टेटमेंट के साथ कंटेस्ट भी करते हैं। कंटेस्ट का मतलब है कुछ वक्तव्य में जो बातें कही गई उससे हम पूरी तरह एग्री ना करके वहां पर अपनी कुछ असहमति के बिंदु भी जता देते हैं। नॉर्मल यही होता है। लेकिन देखिए, ये प्रश्न से प्रश्न वेरी करता है, उससे प्रश्न से प्रश्न इसका जो प्रतिक्रिया है हमारी वो अलग हो जाती है कई बार प्रश्न को देखते हुए। अब जैसे देखो, कई बार स्टेट सर्विस में पूछ देते हैं कि शेर शाह को क्या आप महान शासक मानते हैं, तो हम सिर्फ यह कहें, स्टाइल तो ऐसा लगता है, या यह कहना कहाँ तक उचित है कि शेर शाह एक महान शासक है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 5 वर्षों के इस छोटे अंतराल में शेर शाह ने जितनी उपलब्धियां हासिल की, उसमें किसी को भी उसे महान शासक मानने में तो कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पर लेते हैं कि हाँ, शेर शाह एक महान शासक था, उसको प्रूव करते हैं। अब इस प्रश्न में अब तक का विध्वंसक युद्ध अगर आज की बात कही होती तो आतंकवाद हो या जो आप जिसको कहोगे तो शीत युद्ध 4 दशकों तक चला तो उसमें ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, ये ठीक है। लेकिन शीत युद्ध में अगर कैजुअलिटीज़ हुई, वो कैजुअलिटी तो कई दशकों में हुई। लेकिन यहाँ तो मात्र 6 वर्षों में कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई। दूसरी बात, ये अब तक शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो अब तक का मतलब आज तक नहीं, उस समय तक, यानी 1939 तक, 1945 तक। इसमें क्या शक है कि विध्वंसक युद्ध था? तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम क्या-क्या लेके, आप याद होगा कि मैं प्रथम विश्व युद्ध के टॉपिक कवर करने के बाद आपको एक चीज़ मैंने आपको कवर किया था, और वह था कि क्या यह एक क्वेश्चन कि यह इसे एक संपूर्ण युद्ध क्यों कहा? तो उसमें संपूर्ण युद्ध हमने यहाँ पर है विध्वंसक युद्ध। 2020 में आपको ऑप्शनल पेपर में पूछा है, परंतु ये क्वेश्चन कभी भी आपको जीएस में डाल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वैसे भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें आप देखते हैं, बिल्कुल इसमें तो एग्री करने में ही फायदा है, एग्री करने में कोई समस्या नहीं है। आप दिखा सकते हैं भौगोलिक प्रसार, भौगोलिक प्रसार, भौगोलिक प्रसार, प्रसार, मानव संघार, मानव संघार तथा अपनी आक्रामकता में, आक्रामकता में, अपनी आक्रामकता में